महंगाई कष्ट देती है, स्वाभाविक है, लेकिन ये कष्ट की डबल नहीं, कई गुना बड़ी डोज है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बचा ही नहीं। भारत के 100-200 परिवार छोड़ दीजिए जिन्होंने इस कोविड काल में वैश्विक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया संपत्ति अर्जित करने में। आप समझ रहे हैं ना, विश्व भर के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए उनके सामने, उनको छोड़ दीजिए तो बाकी सबकी संपत्ति आय घटी। और उस परिस्थिति में अगर ये स्थितियां बन जाती हैं कि 1000 रुपए से ऊपर पर सिलेंडर मिलेगा और 100-125 रुपया लीटर में तेल मिलेगा, पेट्रोल डीजल, तब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, इनकम है नहीं। अभी जो रोज 80 पैसे दाम बढ़ रहे हैं, ये अभी चुनाव के बाद कुल बढ़ोतरी 6 रुपए हुई है। और आपको कितनी भी परेशानी हो, ये अभी कम से कम जाकर रुकेगी 15 रुपए से ऊपर पे। जब 15 रुपए लीटर प्रति लीटर डीजल पेट्रोल दोनों बढ़ जाएगा। और ये एक बात जनता को समझ लेनी चाहिए, सरकार के पास अपना कोई पैसा नहीं होता, पैसा जनता का होता है, सरकार केवल कस्टोडियन है। आज भारत सरकार का जो टोटल बजट है वो 39 लाख करोड़ है, लेकिन जो कर्जा है वो 152 लाख करोड़ है। तो या तो सरकार जो है, अब एक तरीका है कि या सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाए, दाम ना बढ़ाए तो सरकार कर्जा लेकर के, जैसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया 1.5 लाख करोड़ रुपए का। अब उस ऑयल बॉन्ड को जारी किया था 2013 में, उसका अब तक सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपया पेमेंट कर चुकी है। तो पैसा वो जनता का ही तो है ना। आपने तो ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया और आपने जो है जनता में अपनी इमेज ठीक करने के साथ दाम नहीं बढ़ रहे हैं। यही काम मोदी सरकार भी कर सकती है, लेकिन आज के 8 साल बाद 7 साल बाद अगर आज आप 2 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी करेंगे तो आपको इसका 4.5-5 लाख करोड़ रुपए पेमेंट करना पड़ेगा ऑयल कंपनीज को। ये सीधी सी बात है। और होता क्या है कि ऑयल प्राइस को 3 होते हैं हिस्सेदार, केंद्र सरकार, ऑयल कंपनी और राज्य सरकार, और चौथा कंज्यूमर। तो ये चारों के बीच में बंटता है। अब स्थिति गड़बड़ ये हो गई है कि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, राज्य सरकारें वैट कम करने को तैयार नहीं है। जितना ज्यादा तेल का दाम बढ़ता है, राज्य सरकारों की उस पर आय उसी अनुपात में बढ़ जाती है। अगर 80 रुपए पर 26% अगर वैट था तो वही 26% आज 100 रुपए पे है, यानी 20% आय राज्य सरकारों की बढ़ गई ना। कुछ राज्यों ने वैट कम किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आज ये कहे कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे तो ये कोरोना काल की महामारी में जो 11 करोड़ टन जो खाद्यान्न फ्री बटा है, 3.5 लाख करोड़ रुपए का, ये कहां से आएगा? 1 लाख करोड़ रुपए जो भी वैक्सीन लगने में खर्च हुआ है, ये कहां से आएगा? हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, लद्दाख की स्थिति आप जानते हैं 2 साल से क्या है। आएंगे वीरेंद्र जी, आएंगे आपके पास, अभी रुकना होगा, एक बार सब मेहमानों के पास चल रहे। कंचन द्विवेदी जी, जो बातें भट्ट साहब कह रहे हैं उनका थोड़ा सा अंश मैंने अपने आरंभिक उसमें कहा था। ऑयल बॉन्ड, फिजिकल डेफिसिट है, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जीएसटी, टीएसटी, बैट, कैट, पैट है, हिंदुस्तान में 90% आदमी तो इन सबको जानता नहीं, समझता नहीं। ठीक, 80%। अब मेरे आंकड़े पर इसलिए भी उसको, मेरे आंकड़े को वो मिलता है वजन, मैं किताब देख के आंकड़ा नहीं, मैं तो सामान्य जो जिस से भारत को देखता हूं वहीं से अपनी चीज जुटाता हूं। जब 80 करोड़ लोग को हमको राशन देना पड़ रहा है, ठीक, इसका मतलब कौन जान रहा है गेट बेट टेट? जब 80 करोड़ लाइन में लग के चना और मुरमुरा ले रहा है तो यानी स्थिति यहां तक कष्टपूर्ण है। और इस ढंग की जब महंगाई बढ़ती है, भारत में जो 2 बड़ी एफएमसीजी कंपनियां हैं जो साबुन और ये तेल, बाल में लगाने वाला तेल और दंत मंजन और ये सब बनाती हैं, चूरन चटनी, वो 15 से 20% अपना बढ़ा चुकी दोनों। दूध का दाम बढ़ गया। आप बताइए, गरीब आदमी
क्या करें, मतलब आंकड़े घोल के पी ले सुबह नाश्ते में, भोजन में, बच्चों के बैग में ये रख दे आंकड़े, क्या करे, कैसे जिए। हम मानते हैं चलो सरकार की अपनी मजबूरी, विपक्ष की अपनी मजबूरी, सबकी मजबूरी, तो ननकू और रज्जाक कहां जाए और उसके बच्चे कहां जाए। कंचन जी। जी अमिताभ जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपसे फिर से भेंट हो रही है, आपके साथ में हूँ इसलिए बहुत प्रसन्नता भी है। और इस बात से बहुत कष्ट भी है कि आज हम महंगाई पर बोल रहे हैं, महंगाई पर डिबेट हो रही है। तो वही बात है ना कि जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी सामान्य जनता है वो इन चीजों को, आंकड़ों को नहीं समझती, पूरे सिस्टम को नहीं समझती, तो हम उन्हें कैसे समझाएं। और फिर सरकार के ऊपर भी दबाव है कि वो किस प्रकार से इन चीजों को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि जैसे आपने राशन की बात की, तो मैं वही ये बात जो साधारण जनता है वो नहीं जानती कि 1240 करोड़ इस बार एक माह में राशन का उनके लिए जा रहा है, ये वो नहीं जानती। वो बस ये जानती है कि हमारे घर में केवल और केवल जो 5 किलो अनाज है, 5 किलो चना है, गेहूं है, या फिर जो भी उनके पास जा रहा है, वो इसको जानती है। उसे नहीं पता कि पूरा भार सरकार के ऊपर क्या जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने अभी सर को सुना, हमारे पत्रकार सर को सुना, वो बोल रहे थे कि ऑयल पॉइंट की वजह से बहुत प्रकार से हमारे देश ने पहले ही चीजों को, उन्होंने तो चलो ऑयल पॉइंट लेकर के रख दिए, इसके बाद जो उसका ब्याज है हम उसको दे रहे हैं। इसके बाद जो 2026 तक का उनका जो एक पूरा का पूरा सिस्टम चलना है, वो ब्याज, उनका ब्याज दर 26 में चुकना है। और अगर यही बात हमारी सरकार ने कर दी तो आगे हमारे कंचन जी देश की देखो एक स्थिति बात क्या बताएं, होगी, ये फिर ऑन महंगाई बॉन्ड, कहाँ जाएगी। रुको भाई, एक सेकंड, सुधा जी रुको। कंचन जी इन सब बातों कोई मतलब नहीं। सरकार और जनता का संबंध वैसा होता है, मैंने एक बार ऐसी किसी मंच पर कहा था, पिता घर में शाम को रात को आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसको घेर लेते हैं। क्या उन बच्चों को ये आंकड़े खिला के सुला देंगे क्या कि ऑयल बॉन्ड, बेटा तुम गुड्डू तुम ऑयल बॉन्ड ले लो और तुम जीएसटी ले लो, चुनमुन तुम ये बेट खा के सो जाओ। ऐसा करेंगे क्या? उनको इस बात से मतलब नहीं। अब मैं आऊंगा कि ये स्थिति कैसे बिगड़ी, मैं बताऊंगा। राजनीति इसके लिए कहां दोषी है ये भी मैं बताऊंगा। भट्ट साहब मेरी बात से सहमत होंगे। सुधा जी आप ही के पास आ रहा हूं। महंगाई बढ़ जाए तो राजनेता गौतम बुद्ध होके तुरंत पीपल के, अरे बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाते, कहते भाई ये तो है, हम क्या करें, ये तो सब वैश्विक मामले हैं, क्या हमारे हाथ में थोड़ी ना है और ना हमारा कुछ है। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। और वही फिर सीन बदलता है तो मंच पर खड़े होते हैं तो कहते 2 लाख करोड़ इसको दिए, 3 लाख करोड़ उसको दिए, अरे तुम रहेगा तुमको भी दिए 50,000 करोड़। तो जो ननकू है वो देखता है तो वो पागल हो जाता है, वो कहता भैया को कमी है, राजा हैं। ये भी सोच लीजिए, है ना, कहते हैं ना कोई कमी नहीं। अभी जब चुनाव होता है तो कोई राजनीतिक दल का नेता, भट्ट साहब, ऐसा है जो इतना न्यूनतम ईमानदारी दिखाए और ये कहे कि हम भाई बड़ी योजनाएं नहीं लागू कर पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। वो कहता सब फ्री दे देंगे, चिंता नहीं करो, पैसे कोई समस्या नहीं। और चुनाव जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद आप अर्थशास्त्री हो जाएंगे तो लोग कुर्ता फाड़ेंगे, और फाड़ना भी चाहिए कुर्ता। अर्थशास्त्री रहिए तो हमेशा अर्थशास्त्री रहिए। सुधा जी मसला वही, आप सरकार में थे तो भाजपा वाले सिलेंडर कंधे पर उठाए घूमते थे, क्या आप भाजपा वाले सरकार में आप सिलेंडर उठा घूम रहे, ठीक। जनता को राहत कहीं नहीं, और राजनेता ये दावा करने से नहीं चूकते कि हम तो रात भर सो ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल निराहार निर्जला जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सुधा जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। आज जो बातें आपने पूछी महंगाई को लेकर जो चर्चा हो रही है, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बेन नाथ भट्ट जी ने बोला। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें यूपी
ऑयल बॉन्ड की बात कर दी और कह दी कि इन्होंने कांग्रेस के वजह से। आपको बताना चाहिए जनता को कि 2002 में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सबसे पहले 9,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड उन्होंने जारी किए थे। ये सूचना देनी चाहिए। और जो ये खा के बता रहे हैं उसके आंकड़ों के, मैं आपको बता दूं कि जो ये लोग जिस ब्याज की बात कर रहे हैं, इन्हीं के सरकार में जो घोषित हुआ है वित्त वर्ष में 2021-22 में, उसमें कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में 3.45 लाख करोड़ रुपए का जो इनको मुनाफा हुआ है, वो उससे कहीं ज्यादा है। तो इस जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जो ये लोग कह के जनता को गुमराह करते हैं, हर चीज का जिम्मेदार किसी और को बना के अपना दिखाना कि हम तो इंसाफ पाक है। मैं उस बात पे कहना चाहूंगी जनता को, आपको अगर ये बातें मालूम थी तो चुनाव के पहले था ना, ये चीजें पहले कर देते। आपने तब तक 137 दिन वेट किया कि नहीं, जनता से वोट ले ले, उनको बेवकूफ बनाते हैं जितना बना सकते हैं, उनको बताते हैं फ्री में ये देंगे वो देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सरकार हमारी बनती है, सभी लोग मिलके सोचिए 10 दिन में 9 बार, अरे एक बार मारना है जनता को पूरी तरह से, एक बार में मार दीजिए। ठीक है सुधा जी, ठीक है, ठीक। मैं एक सवाल जावेद अहमद से भी ले लूं। जावेद साहब, मेरा गुस्सा मालूम किस बात पर है? मेरा गुस्सा इस बात पर है कि चुनाव के समय आप सब लोग जिले इलाही मां बदौलत होते हैं। क्या जिले इलाही मां बदौलत है? और उन तमाम जिले इलाही मां बदौलतों के कंपटीशन में कोई एक सरकार में आ जाता है। जो सरकार में आता है वो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अर्थशास्त्री हो जाता है। यार ये ड्रामा कब तक चलाओगे सब लोग मिलके जावेद अहमद? जनता इसीलिए आपको ढूंढती है, क्योंकि जब आप उसके गांव गए थे सभा करने तो उसने आपको देखा था जिले इलाही मां बदौलत के रूप में भरोसा करती है। और जब आप हो गए सरकार तो आप इतने मोटी फाइल लेके चलने लगे, बोले ये देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। ये बात उसके गांव में जब वोट मांगने जाते हो तो क्यों नहीं बताते हो कि भाई ये स्थिति है? जावेद अहमद, नहीं, ये आपकी बात सच है और ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आज आप कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए हमें आरोप लगाना चाहिए। वो हमारी पार्टी की भी अगर सरकार होती तो ये सवाल हमसे भी किया जाना चाहिए और हमको भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तमाम आंकड़ों के खेल, अर्थव्यवस्था के खेल, अर्थशास्त्रियों के आंकड़ेबाजी के खेल, और अगर बकौल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हम बात करें तो उन्होंने तो सिरे से खारिज कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आम जनमानस हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, आखिर महंगाई की मार को वही भोग रहा है। मध्यम वर्ग तमाम तरीके के टैक्स भी दे और उसके बाद महंगाई की मार भी झेले, और देश की जो धन और संपदा है, जो संसाधन है, वो सरकार के मित्रों के हाथ में चले जाएं और हम यूक्रेन के युद्ध की आड़ में छिपे। अरे हम सरकार से ये कब पूछेंगे कि जब $32 के लगभग प्रति बैरल क्रूड ऑयल स्थिर था तब भी तो आप इसी तरीके की लूट मचाए हुए थे, उस समय ये सवाल क्यों नहीं आ रहे थे? ये यूक्रेन का रसिया का युद्ध तो 35-40 दिन का मामला है, उसके पहले क्या स्थिति थी क्रूड ऑयल की? आपने क्रूड ऑयल ही नहीं, इस देश के ऊपर पिछले 2014 से लेके अब तक जिन नेशनल हाईवेज पर आपने पैसा वसूल लिया है लागत का 1.5 गुना 2 गुना तक, आप टोल टैक्स के नाम पर आज भी लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश हो या देश के अंदर हो, इस महंगाई के दौर में जब लोगों के हाथ में काम नहीं है। भाई अभी रुकना होगा, एक ब्रेक लेना 20 सेकंड का। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तब क्या सवाल मेरे जहन में, मैं उसका भी रख दूं ताकि सारे लोग उस पर थोड़ा सा मानस बना लेंगे। मैं सारी बात मान लूं, सारी कड़वी दवा जनता को पीने के लिए मैं भी नेताओं के साथ बोलने को तैयार हूं। भट्ट साहब, अगर इतनी ईमानदारी मुझे दिखे कि जब महंगाई बढ़ रही हो तो नेता के यहां गाड़ियां कम दिखे, मुझे नेता के कपड़े कम दिखे, कलफ लगे, जहाज में उड़ना उसका कम दिखे, रात्रिकालीन पार्टियां कम दिखें, अलल्ले तलल्ले रुपया बहता हुआ ना दिखे अधिकारियों के कोठियों में,
तो मैं ननकू और रज्जाक से कहूंगा कि बेटा सब्र कर लो। एक नेता और अधिकारी ढूंढ के ले आना जिसकी सेहत पे इस महंगाई से कोई असर पड़ा हो। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे।